Hello everyone, welcome to our YouTube channel Growth Future Academy. I am Subham Sharma and I am very happy to welcome you all in our very first class. आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के जो 2025 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनका डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। हम चाहेंगे कि आप सब इस वीडियो में बने रहें। तो हम पहले देखते हैं, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। यानी कि इस सेंटेंस में हमको बोल रहा है कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द रॉयल स्वॉर्ड इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर इट वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड प्रॉपरली। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, दूसरा पैसिव में होता है। हमारे पास इसमें दिया हुआ कि इस सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करना है। अब जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसके साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस में दिया हुआ है द रॉयल स्वॉर्ड इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर इट वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड प्रॉपरली। अब हमको ये समझना है कि ये जो स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, इज अ नॉन लिविंग थिंग। अब ये तलवार खुद तो नहीं जाएगी, ये सेंटेंस का डूअर हो सकता है लेकिन वो सेंटेंस में काम नहीं कर सकता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए, हमारे पास जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, समवन इज सेड टू ट्रांसफर, दूसरा है समवन इज सेड टू हैव, दूसरा है समवन इज सेड, तीसरा है समवन इज सेड। यानी कि तलवार खुद तो नहीं जाएगी क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तलवार को कोई व्यक्ति ही लेके जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा ही हम तलवार को ले जा सकते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि पैसिव में हम लोग यूज करते हैं हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अब यहां पे देखो, सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड दिया हुआ है। अब सबको पता होगा कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। यानी कि सेंटेंस में हैव का आना जरूरी है। समवन इज सेड टू हैव टू ट्रांसफर दिया हुआ। अब देखो, इस सेंटेंस में हैव को ही हटा दिया गया है, हैव को ही हटा दिया गया है। और पैसिव बनाते टाइम अगर हैव है तो उसके साथ हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे हैव को हटा दिया गया है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखो, समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम विच दे वुड हैव प्रिजर्व्ड इट प्रॉपरली। अब सेंटेंस में यहाँ विच का यूज किया गया है और आगे जो मेरे पास जो कंजंक्शन है वो वेयर का यूज किया गया है। तो भाई कंजंक्शन को थोड़ी चेंज करेंगे, जो भी रहता है वो हम लोग इसमें वर्ब को चेंज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे विच दिया गया, तो ये सेंटेंस भी जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर दे वुड प्रिजर्व इट प्रॉपरली। अब देखो, इस सेंटेंस में दिया हुआ इट वुड हैव बीन दिया हुआ है, और हम लोग जब पास्ट टेंस में बनाते हैं तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वो ठीक बात है। लेकिन ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है और इसके साथ वुड हैव का यूज किया गया है, वुड हैव बीन का यूज किया गया है। और जब हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो बीन को हटा देंगे, यानी कि वुड हैव प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, ये जो सेंटेंस है ये सही होगा। और यहाँ पे दे वुड प्रिजर्व दिया गया है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। अब ध्यान से समझो, ये एक फ्रेज दिया गया है। अब फ्रेज क्या होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होते हैं, हमें उसका अर्थ को समझना होता है। अब टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को चुप रहने के लिए रिश्वत देना होता है। किसी व्यक्ति को चुप रहने के लिए रिश्वत देना होता है। टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, किसी व्यक्ति को चुप रहने के लिए रिश्वत देना होता है। यहां पे बोल रहा है कि टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। अब हम किसी व्यक्ति को घूस दे रहे ताकि वो चुप रहे, किसी के सामने वो उस गलती को ना दिखाए, वो उसे जाकर किसी और लोगों के सामने ना बोले। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इस सेंटेंस का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि टू प्रिवेंट सीक्रेट्स फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड। अब उसे रोकना है कि वो एक्सपोज ना कर दे, ये नहीं होगा। किसी को यहाँ पे घूस देना है, किसी व्यक्ति को।
आगे बोल रहा है टू ग्रेजुअली ब्रेक अनकंफर्टेबल साइलेंस, ये भी नहीं होगा। और टू स्पीक डिप्लोमेटली इन मोमेंट्स, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, और ये जो हम लोग जो पैसेज और क्लोजर है इसका डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे। आगे देखिए बोल रहा है कि डू यू थिंक इट इज गोइंग टू दिस आफ्टरनून, ये एक फिलिप्स दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। अब इस फिलिप्स में हमको फील करना होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रीन, यहाँ पे ये सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यू थिंक इट इज गोइंग टू आफ्टरनून, अब हम बात कर रहे हैं दोपहर में, क्या दोपहर में क्या हो सकती है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को समझने का काम करते हैं। ये दो रेन होता है, इसका मतलब होता है शासन। शासन, जो पुराने जमाने में जो लोग शासन किया करते थे, उसमें किन राजाओं का काल था, हम लोग उसके बारे में पढ़ते थे। दूसरा जो रेन दिया गया, ये गलत वर्ड ही दिया गया है, और ये रेन का मतलब होता है बारिश। तो यहां पे बारिश के बारे में बात कर रहा है, मतलब रेन। अब ध्यान से समझिए, ये दिया हुआ है रीन, इसका मतलब होता है घोड़े का लगाम होता है। किसी व्यक्ति को रोकने के लिए जो लगाम लगाई जाती है, घोड़े पे जो लगाम लगाई जाती है, उसको हम लोग रीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो बारिश होने के लिए रेन का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द वेगर वॉज ब्लाइंड वन आई। अब समझिए, बेगर का मतलब होता है भिखारी। अब बोल रहा है कि वो अंधा है। हर एक इंसान के पास दो आंख होती है, अब दो आंख होते हैं, जरूरी है कि वो दो आंख से अंधा हो या फिर एक आंख से भी अंधा हो सकता है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन दिए गए हैं, बोल रहा है कि अगर व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो उसके लिए कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पे दिया गया पहला प्रेपोजिशन इन है, दूसरा प्रेपोजिशन एट है, फिर ऑन है, और फिर बाय दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, इन का यूज किया गया है, एट है, ऑन है और बाय है। जब हम बात करते हैं एट प्रेपोजिशन का, तो एट प्रेपोजिशन जो यूज किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति स्किल्ड है, किसी चीज में निपुण है, तो उसके लिए भी हम लोग एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जब हम ऑन के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं सरफेस के लिए। इसका जो यूज किया जाता है सरफेस पे यूज किया जाता है। अगर कोई बस हो या फिर ट्रेन हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन का। बाय प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है अगर कोई डूअर हो, उसके लिए हम लोग बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, अगर किसी से काम करवाना हो तब। इन जनरल अगर व्यक्ति एक आंख से अंधा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन प्रेपोजिशन का। अगर दोनों आंख से अंधा हो, तो ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस पार्ट में ये नरेशन होता है, नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट है। यहां पे बोल रहा है कि रोशन सेज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब ध्यान से समझो, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाला जो पार्ट होता है सेकेंड पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जब भी नरेशन बनता है, जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, तो हमें हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो हम लोग उसे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। अब यहां पे दिया हुआ रोहन सेज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब ध्यान से समझो, हम बोल रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो चेंज नहीं होगा। यहां पे सेज दिया गया, तो सेज को हम लोग सेज ही रहने देंगे। यहां पे सेड है जो सेंटेंस के पास्ट को दिखला रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, रोशन सेज दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ रोशन सेड दैट ही हैज कंप्लीटेड। यहाँ पे सेड दिया है, यहाँ पे हैज दिया हुआ, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे है रोशन सेज दैट, यहाँ पे ही हैड दिया हुआ है और यहाँ पे ही हैज दिया हुआ है। सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम लोग प्रेजेंट का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आगे बोल रहा है कि आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क। दूसरा है
टू दिस काइंड ऑफ वर्क, यहां पे जो दिया हुआ है ये वाला जो पार्ट है ये बोल्ड है, ठीक है, यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क। अब ध्यान से समझो, जब भी हम बोलते हैं यूज्ड टू, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज का आदी हो गया है, इसका मतलब होता है हैबिट हो जाना, हैबिट हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि मोहन यूज्ड टू स्मोकिंग। मोहन जो है सिगरेट पिया करता था लेकिन अब नहीं पीता है। तो यूज्ड के साथ हम लोग जो यूज करते हैं टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्क, मैं इस तरह के कार्यों से यूज्ड टू नहीं हूं, यानी कि फैमिलियर नहीं हूं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इन द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ये जो सेंटेंस है ये पैराजंबल है। पैराजंबल जो होता है, किसी भी सेंटेंस को जंबल्ड कर दिया जाता है और एग्जाम में हमें उसे एक जगह करना होता है, सीक्वेंस वाइज बैठाना होता है। पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है तो आप इसे करने में असमर्थ हो सकते हैं। हमारे पास इसको दिया हुआ है फेमिनिज्म। पहला हमारे पास पैराजंबल को सॉल्व करते टाइम हम लोग हमेशा ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है 3 4 2 1 1 3 4 2 2 4 4, यानी कि ये जो दिया गया है 3 1 2 4, इसका मतलब है कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या तो वो 3 से स्टार्ट होगा, 1 से 2 से 4 से, यानी कि किसी ना किसी एक से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 2 दिया नहीं है कि हमको ज्यादा पढ़ना है, अगर कोई एक मिल जाता है तो हम एक को पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ फेमिनिज्म began as a fight for women's surface and then expanded to include social discrimination, workplace inequalities and reproductive rights। ये हो सकता है कि सेंटेंस का एक जनरल सा सेंटेंस हो। पैराजंबल को जब भी सॉल्व करते हैं तो वो जनरल से एडवांस सेंटेंस की तरफ जाता है। वो पहले इंट्रोडक्शन देने का काम करेगा, फिर उसके बाद वो उसके बारे में बताएगा, फिर लास्ट में फाइनल कंक्लूजन देता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ लग रहा है कि ये सेंटेंस का स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेवरदलेस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है हाउएवर। हाउएवर ये सेंटेंस का शुरुआत कभी नहीं कर सकता है, ये सेंटेंस के बीच में आने का काम करता है। ये जब भी सेंटेंस में आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए काम करता है। इसका मतलब होता है कि इससे पहले कोई बात कही गई होगी और उसी को तोड़ने के लिए या उसी को आगे बताने के लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं नेवरदलेस का। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सेंटेंस का शुरुआत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आगे पढ़ के देखो, बोल रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स व्यूड ऑफ दिस द फेमिनिस्ट। अब आपको यह समझना होगा कि द आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं। देखिए इन जनरल आर्टिकल्स जो होते हैं 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, एक जनरल होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है। हम लोग आर्टिकल द जो होता है वो स्पेसिफिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और जो ए और एन होता है वो जनरल सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि गिव मी अ पेन, जब हम बोले कि गिव मी अ पेन, ये एक जनरल सा सेंटेंस है, तो वो जो मेरे पास जो शॉपकीपर है वो मेरे से पूछेगा आपको कौन सा पेन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पेन यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम बोलेंगे गिव मी द पेन। अगर हम द पेन बोल रहे हैं तो मुझे वही पेन दो जो पेन से मैं लिखता हूं, ठीक है। तो ए और एन हो गया जनरल सेंटेंस, और जो आर्टिकल द होता है ये स्पेसिफिक टाइम में यूज किया जाता है, यानी कि कंजर्वेटिव यूज ऑफ द फेमिनिस्ट। अब क्या कंजर्वेटिव था क्या फेमिनिस्ट उसके बारे में पता नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो 3 से स्टार्ट करेगा ये भी सेंटेंस को गलत कराइए। अब बचा मेरे पास 1 या 4। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि द एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म हैज बीन ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। जो एवोल्यूशन था फेमिनिज्म का ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी था, यानी कि ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, और जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है वही सेंटेंस का शुरुआत भी करता है। और इन जनरल जब भी PQRS सॉल्व करते हैं तो इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस होता है वही सेंटेंस का शुरुआत होता है, यानी कि जो सेंटेंस स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 में ऑप्शन नंबर डी दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4132, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखो द लेबर सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, अब लेबर ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा, अब यहां पे डिड दिया गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे डिड दिया गया, ये जो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ये पूछने का काम कर रहा है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में आता है तब हम डू और डिड जो भी प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं, इफ या वेदर में चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो द लेबर आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर, 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 यहां भी वही है, द लेबर आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर। अब ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पे दिया गया है डिड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड यहां पे दिया गया है। आपको पता होगा कि जो डिड होता है वो V2 है, अगर हम V2 को चेंज करते हैं तो वो आके पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पे ही आस्क्ड दिया गया है, वो यहां पे गलत हो जाएगा। आगे देखो द लेबर आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड, इफ ही हैड यहां पे सही हो सकता है। आगे देखो यहां पे इफ हैड दिया गया है। अब देखो यहां पे इफ हैड वाला सेंटेंस क्यों नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा ये समझो। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से चेंज करते हैं तो वो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। वो जब भी होगा एक सेंटेंस होगा, एक स्टेटमेंट होगा और एक असर्टिव सेंटेंस के रूप, या फिर असर्टिव बोलो या फिर नेगेटिव बोलो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो इफ हैड जो दिया गया है ये सेंटेंस के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी गलत कर दें, यहां पे इफ हैड का यूज किया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पे यूज होगा द लेबर आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड आस्क्ड द मैनेजर, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। ठीक है, बाकी हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो क्लास स्टार्ट होगा तो सब में चैप्टर वाइज सबको सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। आगे दिया हुआ है अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंग साइड अ डायग्राम और पैसेज। अब ध्यान से समझिए, जब हम कोई पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पैराग्राफ होते हैं, और उनमें जो कुछ वर्ड होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। जब हम उनको हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनोटेशन का। इसका मतलब होता है कि एक छोटा सा नोट बनाना जो पैराग्राफ हो या फिर कोई डायग्राम हो उसके लिए। फुट नोट जो होता है जो बॉटम पे लिखा जाता है किसी भी, जब हम लोग पेज को टाइप करते हैं तो नीचे में जो यूज करते हैं उसको हम लोग फुट नोट बोलते हैं। ठीक है, आगे कैप्शन दिया गया है, फिर ग्लॉसरी दिया गया है। इसका जो आंसर होगा एनोटेशन होगा। आगे दिया हुआ है अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कीप्ड, एक ऐसी जगह जहां पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहां पे दिया गया पहला वर्ड है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पे एयरक्राफ्ट या फिर जो कुछ को बनाया जाता है, जहां पर एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है, जहां पर एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है। कह सकते हो कि प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर बिल्ट। डिपोट का मतलब गोदाम होता है हिंदी में। ठीक है, डिपोट का मतलब गोदाम होता है, जहां पे वो उन सामानों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा बर्डन हो, जहां पे एक दुकान हो छोटा सा, फिर गोदाम में सारा सामान को रख दिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिपोट का। और हैंगर, हैंगर जो होता है जहां पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। स्पेलिंग हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, HANGAR होता है हैंगर। एक और हैंगर होता है HANGER। ये हैंगर यूज होता है कपड़े टांगने के लिए और ये हैंगर होता है एयरक्राफ्ट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो हैंगर होगा HAR वाला, उसका यूज करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट को रखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ अफ्लुएंट। एंटोनिम्स का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो उसके विपरीत हो, किसी भी शब्द के, जो शब्द हमें दिया गया उसके विपरीत शब्द का यूज करना है। अफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी व्यक्ति, जो धनी हो। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, वेल्दी है, रिच है, डेस्टिट्यूट है। एंटोनिम्स का यूज करना, वेल्दी मतलब भी धनी, रिच मतलब भी धनी, और प्रोस्परस का मतलब भी धनी होता है। तो इस सेंटेंस में जो एंटोनिम्स होगा इसका डेस्टिट्यूट होगा, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीबी, गरीबी जिसको हम लोग बोलते हैं पोवर्टी, पोवर्टी। ठीक है, आगे बोल रहा है ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस है पैराजम्बल दिया गया है। विच ऑफ द ऑप्शंस द मोस्ट लॉजिकल। अब यहां पे पढ़िए, फ्रैंकलिन हाइपोथेसाइज्ड। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, एक ऑप्शन है जो यहां पे शायद कट गया है। अब देखिए फिर भी देखते हैं ना। फ्रैंकलिन हाइपोथेसाइज्ड द लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। फ्रैंकलिन ऐसा अनुमान लगाता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं
जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं वो बिजली के चमकने से होते हैं, ठीक है, हो सकता है। इस सेंटेंस में एक एक सब में दिया गया है ना, तो हम मानकर चलेंगे कि ये सेंटेंस जो एक होगा ये सेंटेंस का शुरुआत करेगा। फ्रैंकलिन हाइपोथेसिस दैट द लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जो बिजली जो चमकता है ना, बिजली चमकने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होना। अब आगे देखिए, फ्रैंकलिन flew a kite, made a silk string and attached a metal key to it during a storm. जब तूफान आया तो उसने की के अंदर एक मेटल को लगाया। He wanted to prove this by conducting an experiment. अब ध्यान से समझिए, पहला तो हमको बोल दिया कि फ्रैंकलिन ने ऐसा अनुभव किया, फ्रैंकलिन ऐसा अनुमान लगाता है। अब समझने वाली बात है कि पहले वो पतंग में मेटल नहीं लगाएगा, पहले वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचेगा, है ना, पहले वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचेगा, और जो सोच रहा है यानी कि वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाएगा, जो इंट्रोडक्शन देगा। तो ही वांटेड टू प्रूव दिस बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक के बाद जो आएगा वो तीन आएगा, एक के बाद तीन अगर ऑप्शन में है तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में दिया गया है एक के बाद तीन। फिर उसके बाद 2 नंबर भी देख लीजिए, वो ऐसा सोचा, फिर उसके बाद पतंग में एक मेटल को लगाया, है ना, फिर उसके बाद स्टॉर्म अप्रोच हुआ, फिर काइट वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, है ना, तो कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का जो मतलब होता है अलर्ट, इसका मतलब होता है चौकस होना, चौकस होना, अलर्ट बोल सकते हैं, केयरफुल बोला जा सकता है ना। तो सिनोनिम्स इसका बोला है। इनअटेंटिव का मतलब होता है जो ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो वो ध्यान नहीं दे रहा है, सिनोनिम्स पूछे तो गलत हो जाएगा। स्लीपी, नींद आ रहा है ना, केयरलेस नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा अलर्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है व्हाट डज द इडियम गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो टू द एक्स्ट्रा माइल इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं, हम जितना प्रयास करना चाहते हैं, है ना, उतना नहीं कर रहे हैं अगर, तब हमें जाना होगा गो टू द एक्स्ट्रा माइल, है ना। हमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, हम जितना कर रहे थे उससे ज्यादा। इसका मतलब होता है कि मेहनत और अधिक करना। वर्क हाफ हार्टेडली, काम को आधे मन से करना है, ये गलत हो जाएगा। वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, जितना सोचे थे उससे कई गुना अधिक करना, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टे इडल, इडल का मतलब लेजी नहीं होगा। लीव मिड वे, काम को बीच में ही छोड़ देना, ये भी गलत हो जाएगा। स्टे इडल ये भी गलत हो जाएगा। वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड। आगे देखिए, बोल रहा कि कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइड बिलो द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इट इज बिलीव्ड दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास करेगा, और विश्वास करने का जो भी काम करेगा वो कोई व्यक्ति करेगा, है ना, विश्वास करने का काम कोई व्यक्ति ही ना करेगा, ये जो सोचने वाली बात है। आगे बोल रहा है कि पीपल थिंक, यहाँ पे भी पीपल थिंक है, यहाँ पे भी पीपल बिलीव दिया गया है ना। द न्यू रिफॉर्म्स यहाँ पे दिया गया है, और इट वाज बिलीव्ड यहाँ पे दिया गया है। अब देखो सेंटेंस में हमारे पास दिया गया है इट इज बिलीव्ड दिया गया है, यानी कि ये जनरल जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो हमारा है जो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम बोल सकते हैं कि विश्वास करने का काम है जो लोग करेंगे, और विल अनाउंस है यहाँ पे आगे दिया हुआ। तो ध्यान से समझो, पीपल थिंक रिफॉर्म्स हैव ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, अब यहाँ पे विल दिया गया है, यहाँ पे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड को दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इट वाज, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इट वाज का यूज हम लोग नहीं करेंगे। आगे बोल रहा है द न्यू रिफॉर्म्स आर अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। पीपल बिलीव दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राजेश सेज टू मालिनी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सेंटेंस है, इससे पहले हम जो सॉल्व किए थे। राजेश सेज टू मालिनी, ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दिया गया है वो प्रेजेंट में है, तो हम इसको जो करेंगे नो चेंज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे दिया गया है सेज टू मालिनी, यहाँ पे राजेश टेल्स टू मालिनी है, राजेश टेल्स टोल्ड। टोल्ड वाला तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो आगे दिया गया रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं।
मालिनी डेट। अब आगे देखो वी डिड दिया गया है, डिडंट दिया गया है। हम बोले कि डिड जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हैड नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही है। आगे बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। अब ये बोल्ड पार्ट यहाँ पे है, एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक, ठीक है, एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। अब ध्यान से समझो, द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन किया, हिम द टॉपिक। इस सेंटेंस में जो दिया गया है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब हमें कैसे उसको बनाना रहता है। अब देखिए द टीचर एक्सप्लेन्ड, अब टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया, द टॉपिक को एक्सप्लेन किया, तो ये सेंटेंस का जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो चीज ऑब्वियस है, जो कुछ दिख रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। द टीचर एक्सप्लेन्ड व्हाट, टीचर से पूछ के देखो कि उसने क्या एक्सप्लेन किया, तो टॉपिक को एक्सप्लेन किया, तो टॉपिक को एक्सप्लेन किया, तो टॉपिक जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का हिम है, तो उसके लिए हमको यूज करना होगा एक्सप्लेन्ड टू हिम द टॉपिक होगा, ठीक है, एक्सप्लेन्ड टू हिम द टॉपिक, द टीचर एक्सप्लेन्ड टू हिम द टॉपिक। ऑप्शन नंबर 4। और बाकी जो सब दिया गया है वो गलत है। सॉरी, एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू हिम होगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम। इसमें हमको करेक्ट डायरेक्ट स्पीच को चुनना है। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन द मेडिकेशंस। अब यहाँ पे देखिए ही सेड दिया गया है, ही सेड सब में ही सेड का यूज किया गया है। हम बोले वेदर दिया गया है, यानी सेंटेंस में पूछने का काम करेगा, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे आई हैड दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे यू टेक दिया गया है। अब यहाँ पे हैड दिया गया और यहाँ पे यू टेक दिया गया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कि अगर हैड है तो हमको डिड में चेंज करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ही सेड डिड आई टेक द मेडिकेशंस, डिड यू टुक। डिड के बाद जब भी यूज होगा, यानी कि डू या डज और या फिर डिड आता है, तो इसके बाद हम लोग हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, डिड आई टेक या फिर डिड यू टेक। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हम बताएं कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमको चेंज करना, तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन आई, जब हम आई बोलते हैं तो आई फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमको ही का यूज करना था, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पर्सन जो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेंटेंस के रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट में अगर ना दिया गया है ऑब्जेक्ट, तब हम एज्यूम करके चलते हैं कि वहां पे मी होगा, और मी होगा तो उसके लिए हमको यूज करना होगा सेकंड, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे ही सेड डिड यू टेक द मेडिकेशंस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन द मेडिकेशंस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है कि पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर। ये सेंटेंस जो है फॉर्म एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, लग रहा है ना। अब पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, विल लॉन्च होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। द कंपनी बिलीव्स टू लॉन्च द प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ फिजिकल ईयर। अब यहाँ पे ऊपर में विल दिया गया, इस सेंटेंस में कहीं भी विल का यूज नहीं किया गया, इसको काट दीजिए। द न्यू प्रोडक्ट इज बिलीव्ड टू बी लॉन्च्ड बिफोर द फिजिकल ईयर, है ना। अब न्यू प्रोडक्ट इज बिलीव्ड टू बी लॉन्च्ड बिफोर द फिजिकल ईयर, यहाँ पे भी विल का यूज नहीं किया गया। इट हैज बीन बिलीव्ड, सेंटेंस तो प्रेजेंट में, तो विल का यूज क्यों करना, जब सब सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा। इट इज बिलीव्ड दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर, इट इज बिलीव्ड दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए बोल रहा है कि द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ टू द नेशन, टू द नेशन, यहाँ पे कुछ गलती प्रिंट हो गया है, टाइप गलती हो गया। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ, द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ, ऑप्शन से हमारे पास बाई है, विद है, फॉर है और टू है, ठीक है।
टू प्रेपोजिशन का यूज जो किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है ना, म्यूचुअल रिलेशन के लिए यूज किया जाता है, म्यूचुअल रिलेशन के लिए, म्यूचुअल रिलेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर का जो यूज किया जाता है पर्पस के लिए, पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं फॉर का। फॉर का यूज किया जाता है रीजन के लिए। विद का यूज किया जाता है किसी पर्सन के साथ करते हैं, इक्विपमेंट के साथ करते हैं, किसी इक्विपमेंट के साथ किया जाता है। बाय बोले कि डूअर के रूप में इसका यूज किया जाता है। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ, वो अपनी प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। आप किस चीज के लिए, ये एक पर्पस है या फिर एक रीजन है, यानी तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट। यहां पे दिया हुआ है ही सेड मी अ लाई, ही सेड मी अ लाई दिया गया है, ही टोल्ड मी अ लाई दिया गया है, ही सेड टू मी अ लाई, ही टोल्ड मी अ लाई। अब सेंटेंस में देखिए, अब ही सेड टू मी अ लाई, झूठ बोलेगा तो एक बार में एक झूठ बोलेगा, तो सेड टू यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा। टोल्ड मी लाई गलत है, सेड लाई गलत है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ही टोल्ड मी अ लाई। उसने मुझसे एक झूठ कहा था। आगे देखिए द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉअर। टेबल का जो ड्रॉअर होता है उसके इनसाइड में क्या बोल रहा है, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉअर। जो चाबी रखी गई है वो टेबल के ड्रॉअर के इनसाइड में रखी गई है, ऐसा इस सेंटेंस का कहना है। और इस सेंटेंस में हमको ढूंढना है कि इसमें कहां पे एरर दिया गया है, एरर कहां पे है इस सेंटेंस में। भाई यहाँ पे पहला सेंटेंस देखो, द कीज है, द कीज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, चाबी एक हो सकता है, 4 हो सकता है, कीज इसको प्लूरल बनाया सेंटेंस में, फिर प्लूरल वर्ब का भी यूज किया, यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। एरर इनसाइड, इनसाइड वाले पार्ट में दिया गया है। अब ध्यान से समझिए कि इनसाइड क्या होता है। इन जनरल इनसाइड का मतलब और इन का मतलब, इनसाइड का मतलब होता है कि जो है चाबी ड्रॉअर के अंदर है, इसका जो यूज किया जाता है स्पेसिफिक रूप से यूज किया जाता है, स्पेसिफिक रूप से। अगर जब बात करना हो हमें कि चाबी उसी ड्रॉअर में रखा हुआ है, जो चाबी है उसी ड्रॉअर में रखा हुआ है, यानी कि मैं इम्फेसाइज जब कर रहा हूं सेंटेंस में, तब वो हम लोग इनसाइड का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हाँ चाबी वहीं रखा गया है, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इनसाइड वाले पार्ट में गलत है ना। और इन यूज किया जाता है क्योंकि वो अगर कोई ऐसा इनगल्फ चीज के बारे में बताना हो तब हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, और किसी पार्ट में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे गलत है। Select the correct passive form of the given sentences. The chef will prepare the meal by noon. अब यहाँ पे will दिया गया, भाई काम खत्म, would का कोई काम नहीं है, सेंटेंस पास्ट में चला गया। will है, will be के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमको पैसिव में चेंज करना है तो ये भी सेंटेंस का गलत हो जाएगा। will के साथ भी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए में कुछ देखना नहीं है। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट्स। यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स है ना, हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। अब ध्यान से समझो, ईच ऑफ इस टाइप का जो होता है प्रोनाउन जो होता है, ये सेंटेंस में जब भी हम ईच ऑफ के बारे में बात करते हैं तो भाई स्टूडेंट अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, स्टूडेंट अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करेगा, ना कि एक का असाइनमेंट सब जाके सबमिट कर देगा। तो जब भी इस टाइप का बात बोला जाता है तब ये सिंगुलर होता है ना। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स है। अब यहाँ पे देखो, नो सब्स्टिट्यूशन होने का तो कोई बात ही नहीं है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट में हैव सबमिटेड दिया गया है, तो इस हैड का भी कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो, इज सबमिटेड जाएंगे तो वो पैसिव में चला जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड दियर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। आगे देखिए, चूज द एंटोनिम्स ऑफ कमेंट, है ना। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी का, कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, है ना। प्रेस का मतलब भी सेम ही होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। अप्रूव का मतलब होता है कि किसी चीज को इजाजत दे देना, है ना। अप्रूव का इजाजत दे देना, इजाजत दे देना। और क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। अपलाउड का मतलब भी प्रशंसा करना ही होता है। अपलाउड का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए हम लोग क्लैपिंग करते हैं, है ना। तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है अपलाउड का। इसका एंटोनिम्स पूछा है कमेंट का, तो ऑप्शन नंबर सी क्रिटिसाइज हो जाएगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना।
टू क्रिटिसाइज द पीपल। आगे देखिए, वी स्पेंट एंड डे स्कूल एट यस्टरडे। अब ध्यान से समझो, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्पेंट सेंटेंस का वर्ब है। अब यहाँ पे डे जो दिया गया है ये एक नाउन है, ठीक है। एंड जो है आर्टिकल है, और ये आर्टिकल्स को हम लोग डिटर्मिनर भी बोलते हैं। अब ये नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग जब भी यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव आएगा। एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, एक वर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, और एडवर्ब पूरे चेन को क्वालिफाई करवा सकता है, लेकिन एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसलिए हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज करना होगा। वी स्पेंट एन एंजॉयबल डे स्कूल एट यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंजॉइंग एक वर्ब है, एंजॉयमेंट नाउन है, एंजॉयड एक वर्ब का रूप में ही यूज किया गया है। आगे देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कौन सा जो वर्ड है जो सही दिया गया है ना, कौन सा वर्ड दिया गया। तो मिससीव का स्पेलिंग होता है MISCHIEVOUS। मिससीव का मतलब होता है कोई गलत काम करना, है ना। कोई नटखट सा व्यक्ति है जो कर रहा है, या फिर वो कभी कभी वैसा काम कर देता है जो लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए हम लोग मिससीव का यूज करते हैं उस सेंस में। तो इसमें से पूछा था कि इसमें का कौन सा वर्ड जो है सही है, तो मिससीवियस जो है वो सही है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि इसमें से वन वर्ड को ढूंढना है ना। बोल रहा है कि someone who is consistently excluded or ignored by a community due to lack of trust or popularity। ध्यान से समझो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज में बहिष्कृत किया जा रहा है, उसको अपने समुदाय से उसको बाहर किया जा रहा है, तो उसके लिए किस वन वर्ड का यूज करते हैं वो हमसे पूछ रहा है ना। डिसेंटर का मतलब अंतर होता है, नोबेल का मतलब होता है हाईली मोरल व्यक्ति। नोबेल का मतलब होता है हाईली मोरल व्यक्ति, है ना, जिसके पास नैतिक सिद्धांत भरे हों, वो उसके लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग एक बोल सकते हैं कि कुलीन व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इसका नोबेल का यूज किया जाता है। लोयलिस्ट माने कि ईमानदार व्यक्ति, तो एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में उसको बहिष्कृत किया गया है उसके समुदाय के द्वारा, या फिर उसके क्यों किया गया है, तो विश्वास कम होने के कारण और उसकी पॉपुलैरिटी कम होने के कारण, तो उसको हम लोग प्रायः बोलते हैं। प्रायः इन जनरल, प्रायः जो है इंग्लिश वर्ड ही है, हम लोग हिंदी के रूप में उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि द रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डाटा इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी एक्सपर्ट। जो रिसर्च पेपर था वाज फुल ऑफ एरर्स, वो पूरी तरह से गलतियों से भरा था, है ना। बिकॉज द डाटा इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी एक्सपर्ट। अब सेंटेंस जो है पास्ट में दिया गया है, पास्ट में दिया गया भैया, और उसको वेरीफाई नहीं किया गया, तो वो पास्ट के बारे में ही बतलाएगा ना। हैज नॉट होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, इज भी नहीं होगा, येट वाला होगा ही नहीं, ठीक है। तो वाज नॉट वेरीफाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेड दैट शी विल गो टू मार्केट लेटर। अब देखो, सेंटेंस में सेड दिया गया है और यहाँ पे विल का यूज किया गया। सेड जो बतला रहा है पास्ट को शो कर रहा है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में तो विल का यूज तो कर ही नहीं सकते है ना, तो विल भी नहीं होगा और सेल भी नहीं होगा, काम खत्म। अब यहाँ पे कैन और कुड और वुड बच गया। कैन भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है, वो पास्ट में है, तो कैन का यूज नहीं करेंगे। और कुड और वुड बच गया। अब देखो, कैन का यूज और कुड का यूज, इन जनरल जो कुड का यूज किया जाता है, इसका यूज पास्ट में तो करते हैं, कभी कभी इसका यूज हम लोग प्रेजेंट में भी करते हैं। और प्रेजेंट में कब करते हैं, जब हमको किसी व्यक्ति से काइंडली रिक्वेस्ट करना हो, तब इन जनरल कुड का यूज किया जाता है। अब बस बोल रहा है कि ही सेड दैट सी विल गो टू द मार्केट लेटर, वो मार्केट बाद में जाएगी, तो उस सेंस में हम लोग यहाँ पे पास्ट को शो करने के लिए वुड का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। एक ऐसी जायदाद, एक ऐसा संपत्ति जो अब उसको पिता के द्वारा मिला है, तो उसको क्या कहते हैं, एक वन वर्ड वो पूछ रहा है। मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक संबंध, ठीक है, वैवाहिक संबंध। मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक संबंध, ठीक है। पैट्रिमोनी का मतलब होता है कि पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति, पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति, एक ऐसी संपत्ति जो हमें अपने पिता के द्वारा मिली है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, अब ध्यान से सुनना, ऑटोक्रेसी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक ऐसा राज्य या एक ऐसा देश जहां पे शासन करने वाला बस एक व्यक्ति है और वही सब कुछ चला रहा है। अब वो चला रहा है
हमारे पूरे राज्य में रहने वाले लोगों को वो चला रहा है, हमारे गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको, या फिर वो वोटिंग के टाइम हो या कुछ भी हो, सारा डिसीजन उसी का होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। एक व्यक्ति के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, जहां पे एक व्यक्ति राजा हो, एक व्यक्ति राजा। इन जनरल आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो वहां पे ऑटोक्रेसी है, चाइना में ऑटोक्रेसी है ना, तो उस सेंस में ऑटोक्रेसी का यूज किया जाता है। अगला जो वर्ड है टेस्टी मनी। टेस्टी मनी का मतलब होता है कि कोर्ट में जो गवाह जो पेश किए जाते हैं वो उसको दिखलाने के लिए टेस्टी मनी का यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, जो एक ऐसी संपत्ति जो हमें पिता के द्वारा प्राप्त हुई है, तो उसको हम लोग पैट्रिमोनी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहां पे दिया गया इफ आई वाज यू वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, एम यू, वुड बी यू और वर यू। देखो, इफ आई जो दिया गया है, ये सेंटेंस जो होता है ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, और जिसको हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब कि ऐसा है नहीं कुछ, बस ऐसा सोचा जा रहा है। अगर मैं राजा होता तब मैं क्या करता, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री होता तब क्या करता, तो उस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है। तो इमेजिनरी सेंटेंस को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद यूज किया जाता है वर का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ आई वर यू आई वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करता। ठीक है, और आगे इसमें बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जब हम करेंगे क्लास ग्रामर का फूल, तब एक एक टॉपिक को उठा के जब उसका डिस्कशन करेंगे तब हम सबको समझेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं ना। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जिक्यूअस। इसका मतलब होता है, देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, ऑब्जिक्यूअस दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। डेफिएंट का मतलब होता है अंतर पैदा करने वाला, है ना, डेफिएंट का मतलब अंतर। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब जिसके पास गुस्सा ज्यादा हो। प्राउड का मतलब घमंड। सबमिसिव का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चापलूस टाइप का हो, और ऑब्जिक्यूअस का मतलब भी चापलूस होता है ना, इसको बोल सकते हैं आप चापलूस व्यक्ति, ऑब्जिक्यूअस का। तो सबमिसिव जो किसी हर एक व्यक्ति का बात मान ले जो हाँ बोल रहा है, तो उसके लिए सबमिसिव का यूज किया जाता है। प्राउड एक पॉजिटिव वर्ड है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको दिखलाने के लिए हम लोग प्राउड का यूज करते हैं। डेफिएंट अंतर को दिखलाना। एग्रेसिव जिसका स्वभाव है जो उग्र जैसा हो, तो उसके लिए हम लोग एग्रेसिव का यूज करते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है कि ही इज गुड। मैथमेटिक्स दिया गया है, प्रेपोजिशन है, हम बोले कि बाई प्रेपोजिशन का जो यूज किया जाता है डूअर के द्वारा किया जाता है। कोई व्यक्ति जो काम करता है तो उसके लिए। टू का किसी पर्सन के साथ कर सकते हैं, डायरेक्शन बतलाने के लिए कर सकते हैं। इन का इनगल्फ किया, यानी कि अगर कोई बॉक्स में पेन रखा गया है, मान के चलो ये बॉक्स है, तब इसको शो करने के लिए बोलेंगे कि द बॉक्स इन दिस बॉक्स, द बॉक्स, द पेन इज इन दिस बॉक्स। तो उसको दिखलाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनगल्फ के रूप में जब बताना हो तो। ठीक है, उसके लिए। और जब हम किसी चीज में स्किल होते हैं उसको दिखलाने के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एट का यूज करेंगे, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। आगे बोल रहा है कि ये एक पैराजम्बल ही है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। अब इस सेंटेंस को हमको रीअरेंज करना है और एक अच्छा सा मीनिंग बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग, ए कहीं भी सेंटेंस में है नहीं, बी है, तो बी को हम लोग मान के चलेंगे कि बी सेंटेंस का शुरुआत करेगा। बी में क्या दिया हुआ है, रीडिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा सा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रीडिंग। अब क्या पढ़ना है, तो रीडिंग, रीडिंग बोल सकते हो कि फिक्शनल बुक्स हो सकता है ना, तो रीडिंग फिक्शनल बुक्स, रीडिंग फिक्शनल बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई तो हो तो गया, रीडिंग हो गया, उसके बाद फिक्शनल हो गया, उसके बाद बुक्स हो गया, और उसके बाद ए हो गया। ए में क्या है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि रीडिंग, रीडिंग फिक्शनल बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बी डी सी, ये किसमें है, बी डी सी, ऑप्शन नंबर एक। फाइंड द एंटोनिम ऑफ विल्ट। विल्ट का मतलब क्या होता है, उसको समझना है। देखो, एक यहाँ पे एक जो वर्ड दिया गया है क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति। ठीक है, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति। उसके बाद होता है मर्सीलेस, है ना। एंटोनिम्स यहाँ पे ढूंढना है हमको विल्ट का।
है ना। एंटोनिम्स होता है मर्सीलेस, जो जिसके पास कोई दया ना हो, जिसके पास कोई दया ना हो। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। और ये जो काम करता है कोई व्यक्ति करेगा। स्ट्रिक्ट का मतलब कड़ा। अब यहाँ पे देखो एंटोनिम्स बोला, विल्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खत्म होने के कगार पे है, समापन हो या फिर निर्दय निर्दय व्यक्ति हो, ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स बोला तो रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंटोनिम्स बोला था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पैराजम्बल दिया गया है। Which of the following options the most logical sequencing of the following sentences to form a meaningful paragraph? यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है और 2 है। यानी कि जो सेंटेंस या तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, या 3 से, या 4 से, या फिर 2 से, इसमें से कोई एक भी हमको पकड़ में आ गया कि वो सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पैराग्राफ में है, तब हम उसको मान लेंगे कि वही सेंटेंस की शुरुआत करेगा। अब देखो, इट कट ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या ऑक्सीजन को कट कर रहा है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस को शुरुआत नहीं करेगा। इट एक प्रोनाउन है ना। इट जो है एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है, पहले नाउन का यूज करेंगे उसके बाद प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पहले नाउन का इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पॉम्पिंग प्रोवाइडेड अ रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड ग्लिम्पस। ठीक है, हो सकता है सेंटेंस की शुरुआत कर दे। आगे देखते हैं कि when the eruption occurred a thick layer of hot ash and palm ice rapidly buried the town। हो सकता है ये भी सेंटेंस की शुरुआत कर दे एक कंडीशनल सेंटेंस के रूप में कि जब इरप्शन होता है तब ऐसा होता है। ठीक है। अनलाइक अदर रूइंस, अब क्या खत्म होने के बारे में बात कर रही है हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। दो ऑप्शन है जो हम हटा चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। व्हेन द इरप्शन ऑकर्ड, पहले एक्सकवेशन होगा पॉम्पिंग प्रोवाइडेड का, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सेंटेंस की शुरुआत करेगा। द एक्सकवेशन ऑफ अ पॉम्पिंग प्रोवाइडेड अ रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड ग्लिम्पेस इनटू लाइफ इन एंशिएंट रोम। पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस होगा उसको लाएंगे, उसके बाद आगे कंबाइन करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में आ जाइए, अनलाइक द अदर रूइंस पॉम्पिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आगे देखिए, विच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। इसमें से कौन सा जो शब्द है जो गलती दिया गया है। द ठीक है, द सब में ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट का स्पेलिंग ठीक है, एक्सप्लेन ठीक है, हाइपोथेसिस बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट क्लियरली, द न्यू हाइब्रिड मॉडल ऑफ द कार इज बोथ फ्यूल एफिशिएंट एंड स्टाइलिश, ये भी ठीक है। द थेरेपिस्ट यूज्ड क्या है, hypnosis to help the patients recall the past memories. It is important to maintain hygienic practices to prevent illness. इस पार्ट में जो एरर दिया गया है वो हाइजेनिक में गलती दिया गया है। HYGIENICE हाइजेनिक का स्पेलिंग होता है, स्वास्थ्य को दिखलाने के लिए यूज करते हैं हम लोग हाइजेनिक का। आगे देखिए, बोला कि व्हाट डज द ईडियम टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का क्या मतलब होता है। टेक टू टास्क का मतलब होता है टू स्कॉल्ड समवन। टेक टू टास्क का मतलब होता है टू स्कॉल्ड समवन। ठीक है। टेक टू टास्क का मतलब होता है टू स्कॉल्ड समवन। इसका मतलब स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी व्यक्ति को डांटना, तो उसलिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना। रिवॉर्ड मतलब कोई व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो उसके लिए जो हम लोग जो रिवार्ड देते हैं तब उसके लिए रिवार्ड का यूज करते हैं। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। तो स्कॉल्ड है 54 का सही आंसर। आगे देखिए, बोल रहा है कि द फूड इज गुड। अब फूड अच्छा है भाई, कॉशियसली है, एक्सट्रीमली है, बोल्डली है, एनुअली। एनुअली जो दिखला है साल भर पे जो होता है उसको लोग एनुअली बोलते हैं। बोल्डली, बोल्डली का मतलब होता है कि निर्भयता पूर्वक, तो ये भी नहीं हो जाएगा। कॉशियसली सावधानी पूर्वक। तो एक्सट्रीमली गुड, जो खाना था जो भोजन था वो बहुत ही अच्छा था, उस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रीमली सही हो जाएगा।
चलो आगे देखते हैं। ही हैज मच वर्क्स टू फिनिश। अब देखो मच का यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, मच वर्क्स दिया गया है। मच का जो यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। अगर हम वर्क जो होता है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी होता है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर इसका प्लूरल बनाओगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, लिटरेरी राइटिंग इसका अर्थ हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अ लॉट ऑफ वर्क, प्लेंटी ऑफ वर्क, मेनी वर्क्स। मेनी वर्क्स यहाँ पे काम के बारे में बात करें तो मेनी वर्क्स होगा नहीं। प्लेंटी ऑफ वर्क्स प्रचुर काम हो सकता है लेकिन वर्क्स नहीं होगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क है और लॉट ऑफ टास्क है। वर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो काम करेंगे अ लॉट ऑफ वर्क। देखो अ लॉट ऑफ होता है एक, अ लॉट ऑफ होता है और लॉट्स ऑफ होता है। इन दोनों के बाद जो यूज करते हैं हम लोग, प्लूरल का यूज किया जाता है। वो हो सकता है वो सिंगुलर भी यूज हो, और उसके बाद जो होता है वो प्लूरल भी यूज हो, ठीक है। सिंगुलर नहीं प्लूरल ही यूज होगा लॉट ऑफ के बाद। अनकाउंटेबल नाउन है तो भाई उसको थोड़ी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कलेक्ट्स एस्टिमेट्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज। हमारे पास जो दिया गया है पी है, क्यू है, क्यू है और एस है ना। या तो पी से, क्यू से, एस से। आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है तो आर को हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है, उसके बाद देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन पार्लियामेंट। अब ध्यान से समझिए, बजट को प्रस्तुत तब किया जाता है जब सबसे पहले उसका हम एस्टिमेट सब बना लें कि किस मंत्रालय में हमें कितना खर्च करना है। सारे जो भी मंत्रालय हैं उन सबसे एक रिपोर्ट मांगी जाती है और उसके बाद उस बजट को लिखा जाता है कि इस क्षेत्र में हम इतना खर्च करेंगे, आने वाले एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें इतना खर्च करना है, रेलवे में इतना खर्च करना है। तो पहले उसका एस्टिमेट और अनुमान बनाया जाता है, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। अब देखते हो ऐसा कुछ है यहाँ। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट्स एस्टिमेट्स फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने सब कुछ एस्टिमेट्स और अनुमान है जो उसको कलेक्ट किया है वेरियस मिनिस्टर्स से, उनसे मंगवाए हैं। तो क्यों सेंटेंस का शुरुआत करेगा, डेफिनेटली यही करेगा, क्योंकि जो अनुमान पहले लगा रहे हैं तो ये एक जनरल सा सेंटेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी खत्म, ऑप्शन नंबर एक खत्म। तो क्यू सेंटेंस का शुरुआत करेगा, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द कैबिनेट अप्रूव्स द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बजट। अब देखो जो बजट हमने एस्टिमेट से तैयार किए हैं उसके बाद उसको कैबिनेट में उसको अप्रूव करना होगा, है ना। तो कैबिनेट में पहले अप्रूव होगा कि हाँ भाई आपने जो कुछ भी किया वो ठीक है, अगर उसमें कुछ एरर है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि क्यू के बाद जो आएगा वो एस आएगा। तो क्यू के बाद एस ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अरेंज द सेंटेंस। भाई पी क्यू आर एस दिया गया है, ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली एवरीवन। अब देखो अब हम बोल रहा है कि डी 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 को मान लो कि एवरीवन बोल रहा है ना, एवरीवन। अब देखो शुड फॉलो, एवरीवन शुड फॉलो यहाँ पे दिया गया है, तो एवरीवन के लिए तो डी का यूज कर देंगे, उसके बाद ए का यूज हो जाएगा। डी के बाद ए दो पार्ट में है, ये दोनों खत्म हो गया। एवरीवन शुड फॉलो, अब क्या हो जाएगा, ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, डी ए बी सी। अब यहां से पढ़ के देखिए, एवरी वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, यानी कि डी ए बी सी ऑप्शन नंबर एक। देखो पैरा जंबल सॉल्व करने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। सब्जेक्ट हमको मिल गया है एवरीवन, उसके बाद वर्ब हमको मिल ही गया है शुड फॉलो, ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, बस हो गया काम खत्म। तो पैरा जंबल सॉल्व करना बहुत ही टफ नहीं होता। ग्रामर, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वन मस्ट कीप हीज प्रॉमिस दिया गया है, वन मस्ट कीप हीज वंस प्रॉमिस। अब देखो वन जो प्रोनाउन है, अगर इससे कोई चीज स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं वन से कोई चीज स्टार्ट हुआ, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, ये एक जनरल सा सेंटेंस है जो सब पे लागू होता है, और एक ऐसा सेंटेंस जो सब लोगों पे लागू होता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन भी यूज करते हैं वो वन ही आता है। तो वन का जो प्रोनाउन आएगा वो वंस आएगा, ठीक है, यहाँ पे ना कि हिज आएगा। ये एक जनरल सा सेंटेंस है, हर एक व्यक्ति को अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना चाहिए। तो बोल सकते हो कि वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, उसने जो वादा किया है उसे अपने उसको बनाए रख सकता है।
तो वन के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो वन से आएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोल रहा है कि बिहेवियर ऑफ दिस स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड। अब ध्यान से देखो, द बिहेवियर दिया गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, द बिहेवियर जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे लीव एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। द बिहेवियर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो और इसके बाद ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लीव्स का। लीव्स का यूज क्यों करेंगे कि बिहेवियर जो है ये जो सेंटेंस है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो लीव की जगह पे लीव्स हो जाएगा, है ना। तो इस वाले जो पार्ट में एरर है इसमें एरर है ऑप्शन नंबर 1 में, तो यहाँ पे इसको सुधारना होगा लीव्स। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ क्वेल। क्वेल का मतलब होता है सप्रेस करना, दबाना इसका मतलब होता है क्वेल का। सिनोनिम्स बोलोगे तो दबाना होता है क्वेल, सप्रेस का मतलब दबाना होता है। एजिटेट का मतलब भड़काना होता है ना, एजिटेट का मतलब भड़काना। साइलेंस, साइलेंस चुप करना, काम शांत करना। एंटोनिम्स पूछा है क्वेल का, सप्रेस मैंने दबाना, एजिटेट मैंने भड़काना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ पिनाकल। पिनाकल का मतलब टॉप होता है ना, पिनाकल का मतलब टॉप होता है या फिर पीक भी होता है, तो इसका सिनोनिम्स पूछा है तो पिनाकल का टॉप पीक हो जाएगा। बेस का मतलब आधार होता है ना, बेस का मतलब जो होता है वो आधार होता है। डिक्लाइन का मतलब पतन होता है, तो डाउनफॉल हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग, डाउनफॉल। बॉटम जो सबसे निचला स्थान हो, तो पिनाकल का सिनोनिम्स पूछा है तो सिनोनिम्स इसका पीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, बोल रहा है कि कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइड द बिलो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड टू द हाउस बाय द शॉपकीपर्स एवरी डे। द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड दिया गया, सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो भाई इसको प्रेजेंट में ही बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए वर्ड डिलीवर्ड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो गलत हो जाएगा। वर्ड डिलीवर्ड कैसे होगा, सेंटेंस जो प्रेजेंट में है। द शॉपकीपर हैड दिया गया, ये भी पास्ट में चला गया, गलत है। द ग्रोसरीज आर बिंग डिलीवर्ड, बिंग का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस में हो, कंटिन्यूअस में नहीं है तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। द शॉपकीपर्स डिलीवर्ड द ग्रोसरीज टू द हाउस एवरी इवनिंग। आगे देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस is the most logical sequencing the following sentences to form a meaningful paragraph। भाई पैराग्राफ है, ये पैराजम वाली दिया गया है ना। 4 2 1, एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मिट गया है। 4 2 1, आगे देखते, पढ़ के देखते हैं। द एडवांसमेंट इन द साइंस लेड बाय द फिगर्स लाइक Copernicus, Galileo and Descartes also questioned its established view of the universe। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा बोल रहा है। It encouraged the growth of secularism। इनकरेज करना किसी व्यक्ति को, तो इनकरेज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इट इनकरेज। अब क्या इनक्रेज कर रहा है पता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हो सकता है सेंटेंस की शुरुआत करें। फर्दर एक्सलरेटेड दिस शिफ्ट मेकिंग बुक्स मोर एक्सेसिबल एंड प्रमोटिंग लिटरेसी एंड इंडिविजुअल थिंकिंग। हो सकता है सेंटेंस का, ये सेंटेंस का शुरुआत कर सकता है, मान के चलता है। द रेनेसेंस यूसर्ड इन अ न्यू इरा। अब हम न्यू एरा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वी आर टॉकिंग न्यू इरा, यानी कि एक नए चीज के बारे में। न्यू इरा दैट क्वेश्चनड मोनोपोली ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च ऑन नॉलेज एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है, द रेनेसेंस यूजर्स अ न्यू एरा, है ना। और उसके बाद फिर हमको समझना होगा कि इसके बाद फिर क्या होगा। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, इसमें जो ऑप्शन है एक मिटा हुआ है, तो 4 नंबर सेंटेंस की शुरुआत तो करेगा, 4 नंबर सेंटेंस की शुरुआत करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इट इनकरेज्ड, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ इनकरेज करने के बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी कि इनकरेज करने के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो 4 के बाद 2 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 है नहीं, 1 नहीं, तो 4 के बाद मान के चलिए कि 4 के बाद यहाँ पे फिर हमको 3 आना चाहिए,
4 3 2 1 आएगा सेंटेंस में, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन मिट गया है। आगे देखिए, नीदर राम नॉर हिज ब्रदर इज रिलायबल। नीदर के साथ जो पेयर बनता है नॉर का बनता है, ठीक है। नीदर के साथ जो सब्जेक्ट यूज किया गया राम, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट यूज किया गया हिज ब्रदर्स। और हमको अगर नीदर नॉर और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट दिया गया उसके बाद अगर हमको वर्ब का यूज करना है, तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। हिज ब्रदर जो दिया गया है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट इज है, तो यहाँ पे हमको यूज करना होगा आर, ठीक है। तो किस वाले पार्ट में एरर है, तो इसमें जो एरर है इज रिलायबल वाले पार्ट में एरर है। तो नीदर राम नॉर इज ब्रदर इज रिलायबल जो दिया गया है वो गलत है, आर रिलायबल होगा, डिस्कस नहीं है, या फिर उस पे रहना। ही हैज सा जो दिया गया है सी होता है, सी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो सा होता है, और इसी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन होता है। सा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ही हैज सा थोड़ी होगा भाई। और 3 टाइम्स ऑलरेडी दिया गया, तो इस वाले पार्ट में ही एरर है। यहाँ पे यूज कर दो हैज सीन, कर सकते हो, या फिर इसको बनाने के लिए हम लोग सिर्फ सा ही रख सकते हैं। ही सा द मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी, ऑलरेडी दिया गया तो सा ही मान के चलो, हैज गलत है यहाँ पे। आगे देखिए, सी इज जूनियर देन मी, जूनियर सीनियर इंफीरियर, ये इन सब के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है ना। तो देन ना होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टू का, और तो कुछ है नहीं। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि ही इज अफ्रेड। अफ्रेड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ, और अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, उसे सांप से डर लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थिति का सामना करना, है ना। विपरीत परिस्थिति का सामना करना, क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता है ना। तो उसके लिए यहाँ पे इंड्योर समथिंग पेनफुल, उस चीज को बस सहते रहना, क्योंकि उसे टाल नहीं सकते। मेक अ बोल्ड प्लान, मेक अ बोल्ड प्लान नहीं होगा। स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बोलने के लिए एक्सटेम्पर कहा जाता है। टेल अ सीक्रेट बताना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन, विल दिया गया तो विल भी देखो, और ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। हैज बीन होगा नहीं, विल का यूज किया गया, गलत। द एप्लीकेशन वाज बीइंग कंटिन्यूअस के पास्ट में रहता तब इसका यूज करते हैं। एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो, जो चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। भाई ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको चेंज करना है। दे सेड दैट, सब में दे सेड का यूज किया गया है ना। अब देखो, यहाँ पे वी का यूज किया गया, एक वी का कंफ्यूजन होता है और एक दे का कंफ्यूजन होता है ना। दे और वी का यूज अगर दिया रहता है तो हमको कैसे चेंज करना रहता है। अगर सेंटेंस में दे दिया गया है और उसका प्रभाव मेरे पे ना पड़ के बाकी लोगों पे पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग दे का यूज करेंगे। अगर उस दे में हम भी शामिल हैं तो उसके लिए फिर हम लोग को वी का यूज करना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि दे हैड ऑलरेडी, यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हैव वाला हो सकता है। अब देखो, दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, यहाँ पे ऑलरेडी का यूज किया गया और इस वाले पार्ट में ऑलरेडी है नहीं, ये वाला पार्ट नहीं होगा। दे सेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड होमवर्क्स ऑफ आवर्स, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दे सेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ऑप्शन नंबर 4। आगे बोल रहा है कि सी इज मोर स्मार्टर। जब भी हमको स्मार्ट होता है तो स्मार्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसको बनाने के लिए सिर्फ इसमें ई आर जोड़ देते हैं ना, तो बन जाता है, ना कि इसमें मोर लगाने का जरूरत है ना। तो यहाँ पे मोर लगाया है जो डबल साइलेबल है, ये गलत है। मोर यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ स्मार्टर का यूज करना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे देखिए, बोल रहा है कि अरेंज द सेंटेंस पार्ट्स टू सबमिट आस्क्ड हिम द रिपोर्ट मैनेजर। भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, द सेंटेंस का सब्जेक्ट द मैनेजर होगा। द मैनेजर डी सब में है, डी डी बी वाले पार्ट में नहीं है। अब यहाँ पे द मैनेजर को उठा लो, फिर उसके बाद
जो वर्ब होगा उसको उठा लो, तो द मैनेजर आस्क्ड हिम, यानी कि डी हो गया और उसके बाद फिर बी हो जाएगा, डी के बाद बी। द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट, द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट, डीबीएसी। बस, ऑप्शन नंबर एक। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत दिया गया। एबरेशन का मतलब विचलन होता है ना। डिस्क्रिपेंसी का मतलब अंतर करना होता है। इनसरमाउंटेबल, जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वेलेंस का यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग दिया गया है वो गलती है। ACUR होता है, VEILLANCE होता है सर्वेलेंस का स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। आगे देखिए, आगे जो दिया गया है, आगे हमारे पास जो कुछ भी दिया गया है, सी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। भाई हम बोले कि अगर किसी लोकेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए हम लोग जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सी अराइव्ड एट द ऑफिस अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पे टू वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इस वाले सेंटेंस में अ वर्ड ऑफ मीनिंग, अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, इसमें से कौन सा जो होगा सेंटेंस का सही होगा शब्द, ODESSY, इसका जो एक्चुअल जो सही मीनिंग होता है ODYSSEY होता है। ऑप्शन नंबर बी, एक एडवेंचरस जर्नी के लिए इसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी का। आगे देखो, द पुलिस लुक्ड, अगर हमको यहाँ पे दिया गया है लुक्ड, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट होता है ना। टू इन्वेस्टिगेट, इसका मतलब होता है जांच करना। और यहाँ पे देखो, फॉर किसी पर्पस के लिए यूज करेंगे तो लुक के साथ फॉर नहीं होगा। बाई जो यूज किया जाता है डूअर के साथ यूज किया जाता है। लुक एट का मतलब इन जनरल बस देखना होता है। अगर हम इस मैटर को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लुक्ड इनटू, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। आगे दिया गया है, द लेटर्स बर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। लेटर्स बर पोस्टमैन है भाई, कहीं पे भी दिया होगा सेंटेंस का वर्ब का सेकंड फॉर्म, द पोस्टमैन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, द ओल्ड फोर्ट वाज टेकन बाय स्टॉर्म, यहाँ पे होमोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। होमोनिम्स आखिर होते क्या है। होमोनिम्स होते हैं जो शब्द जो है एक्चुअल में वो सेम होते हैं, बस उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे हम बोले कि बैट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। यहाँ पे बैट्स का मतलब जो हो गया और यहाँ पे हम बोल देते हैं रोहित्स बैट। बैट्स यहाँ पे जो मतलब हो गया, यहाँ पे बैट्स का मतलब चमगादड़ हो गया और यहाँ पे जो बैट का मतलब है वो रोहित का बल्ला हो गया। समझ रहे हैं। तो जो जिसकी स्पेलिंग भी सेम हो, जो सब कुछ सेम ही लिखा है, बस उसका अर्थ चेंज हो जाए, वही होता है होमोनिम्स। लेकिन इस सेंटेंस में जो दिया गया है द ओल्ड फोर्ट वाज टेकन बाय स्टॉर्म, ये सेंटेंस में यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। एक्चुअल रूप से देखा जाए तो ये होमोनिम्स नहीं है ना। अगर होमोनिम्स होना रहता तो यहाँ पे या तो एजॉल्ट का यूज करता यहाँ पे, या फिर किसी ऑप्शन में हमको स्टॉर्म देता, तो वैसा नहीं दिया गया। यानी कि द ओल्ड जो फोर्ट था उसको तूफान के दौरान तोड़ दिया गया या फिर वो खत्म हो गया। टोर्नेडो नहीं होगा, रेन नहीं होगा, ब्रिज एक हवा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एजल्ट होगा। इन जनरल मान के चलो कि ये सही है, एक्चुअल में होमोनिम्स ये नहीं है। आगे देखो, व्हाट डज द ईडियम नॉट वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई चीज जो हमें पसंद ना हो, है ना। कोई चीज जो पसंद ना हो, कोई चीज जो पसंद ना हो, है ना। तो समथिंग डिसलाइक्ड, जो चीज हमें पसंद ना हो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग नॉट वंस कप ऑफ टी का। चूज द एंटोनिम्स ऑफ टेनिजिबल। टेनिजिबल का मतलब होता है जिसे टच किया जा सकता है, टचेबल, लेकिन जिसे हम लोग छू सकते हैं। और इनटचेबल, जिसे हम लोग छुआ नहीं जा सकता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनटेंजिबल, ठीक है।
इनविंसिबल जो दिखाई ही ना दे, रियल जो वास्तविक और डेफिनेट जो जिसका होना एक्चुअल है, उसके लिए हम लोग डेफिनेट का यूज करते हैं। आगे जो हमारे पास जो क्वेश्चंस है, बोल रहा है कि चूज द सेंटेंस दैट यूजेस अ होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही हैड टू टीयर इन्वेलप, होमोनिम्स ढूंढना है भाई, ठीक है ना, होमोनिम्स ढूंढना है टीयर का। अब देखो यहाँ पे जो टीयर दिया गया है, टीयर का क्या मतलब होता है? एक टीयर का मतलब होता है आंसू, और एक जो टीयर होता है, स्पेलिंग सेम हो बस मतलब अलग हो, एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। तो टीयर अप मतलब फाड़ना होता है। अब यहाँ पे देखो, ही हैड टू टीयर द इन्वेलप टू ओपन इट, अगर उस इन्वेलप को हमें ओपन करना है तो उसे फाड़ना होगा, तो उस सेंस में यहाँ पे टीयर दिया गया है। आगे दिया गया है, द कॉमेडियन काउज द ऑडियंस टू टीयर अप विद लाफ्टर। ही फाउंड अ स्मॉल टीयर इन द कॉर्नर, स्मॉल टीयर इन द कॉर्नर, ये सेंटेंस ही पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। प्लीज डू नॉट टीयर द पेपर अगेन, एक बार हम टीयर का इन्वेलप फाड़ने का मीनिंग बता चुके हैं, तो दूसरी बार हमें उसी टीयर का दूसरा मतलब बताना है, तो उस चीज को यूज नहीं करेंगे दोबारा। ही यूज टू टेप द फिक्स द टीयर अप ऑन द बैग, ये भी सेम ही मीनिंग है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यहाँ पे जो टीयर है उसका मतलब है आंसू। द कॉमेडियन काउज द ऑडियंस टू टीयर अप विद लाफ्टर, कॉमेडियन जो था वही कारण बना, वहां पे जो ऑडियंस थे उनको एकदम हंसा हंसा कर रुला दिया। ही डिनाइड टू हेल्प मी, अब डिनाइड होते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं वो जिरंड के, उनके बाद जो भी वर्ब आता है वो जिरंड के रूप में आता है। डिनाई हो गया, अवॉइड हो गया, कीप हो गया, इन सब के बाद जो यूज किया जाता है वो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ही डिनाइड हेल्प टू हेल्प मी दिया गया, तो हमको यूज करना है ही डिनाइड हेल्पिंग मी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। आगे देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल होता है, ठीक है। कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल करना, आवाज करना, नॉइज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नॉइज जिसको हम लोग बोलते हैं। हार्मोनी का मतलब मिलनसार हो, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, साइलेंस का मतलब चुप होता है। कैकोफोनी का सिनोनिम्स पूछा तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, और डिस्कॉर्ड का मतलब भी वही शोरगुल होता है या फिर असहमति होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति होता है, असहमति, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रश्मि सेड टू रेशमा, रश्मि सेड टू रेशमा, महिमा was dancing on the floor when she was called by her mother, है ना। रश्मि सेड टू रेशमा, यहाँ पे भी सेड है जो चेंज हो जाता है टोल्ड में, यहाँ पे टोल्ड दिया गया, ठीक है। यहाँ भी टोल्ड, यहाँ भी टोल्ड, यहाँ भी टोल्ड। महिमा वाज डांसिंग दिया गया है, जो पास्ट कंटिन्यूअस जो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, वाज डांसिंग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। रश्मि वाज महिमा हैड बीन डांसिंग हो सकता है, हैड बीन डांसिंग, और हैड डांस नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट में चेंज होगा। अब यहाँ पे मिला के चलो, रश्मि टोल्ड रेशमा डैट महिमा हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन, अब देखो यहाँ पे दिया होगा व्हेन सी बास दिया गया है, अब व्हेन सी बास को हम लोग चेंज कर देते हैं हैड बीन में, ठीक है, हैड बीन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो व्हेन सी हैड बीन कॉल्ड बाय हर मदर, जब उसको बुलाया गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है यही एक होमोनिम्स यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। लीड पाइप्स वर रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, जो लीकेज वाले जो पाइप होते हैं जहाँ पे व्हाइट व्हाइट से कुछ लग जाता है पाइप में, जो बहुत ही हानिकारक होता है लोगों के लिए, अगर उस पानी को हम लोग पीते हैं तो वो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो पहला मीनिंग उसका वही निकलता है, लीड पाइप का, लीड पाइप का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि द जनरल विल लीड द ट्रूप्स इनटू, और एक्सपोजर टू लीड कैन काउज हेल्थ इशू, एक बार लीड को हम बता चुके हैं कि वो हानिकारक है। द ओल्ड हाउस स्टिल हैड लीड इन इट्स प्लम्बिंग सिस्टम, इसके बारे में फिर प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो लीड का एक बार यूज कर चुके हैं। द टेस्टेड द सॉइल फॉर द ट्रैक्स ऑफ द लीड, लीड का यहाँ भी सेम ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे लीड का मतलब होता है उस ट्रूप्स को लीड करना, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। एक लीड का मतलब हो गया जो हानिकारक हो, और दूसरा लीड का मतलब उस ट्रूप को लीड करना, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, अब देखो, इट इज हाई टाइम या फिर इट इज टाइम हो,
तो इस सब के बाद जो कुछ भी यूज किया जाता है, जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद जो कुछ भी यूज करते हैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब ध्यान से समझो ये सेंटेंस क्या कर रहा है। इट इज टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। इसका कहने का मतलब है कि तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें सीरियसली ढंग से तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जो चीज हो चुका है पहले, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट में रखते हैं। तुमने बहुत खेल लिया, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें बहुत देर हो गई, अब तुम्हें घर आ जाना चाहिए। तो उस सेंस में इसका यूज करते हैं हम लोग, इट इज टाइम का और इट इज हाई टाइम का। तो इस वाले पार्ट में जो एरर है यू स्टार्टेड है, तो इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पे हमको यूज करना है यू स्टार्टेड। ठीक है, यू स्टार्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्ट का, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। आगे देखिए, चूज द एंटोनिम्स ऑफ मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, है ना, परोपकारी व्यक्ति। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट का, फिलैंथ्रोपिस्ट का, फिलैंथ्रोपिस्ट का। तो इसका एंटोनिम्स बोला है, एंटोनिम्स। नोबेल का मतलब भी वही होता है, हाईली मोरल व्यक्ति। फॉरगिविंग जो माफ कर दे, जेनरस माने उदार व्यक्ति। पीटी का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द फैसिलिटी occupied with the instrument of studying stars, planets and other celestial bodies। देखो, एक ऐसी जगह पूरी तरह से व्यवस्थित करके दिया जाना जहां पे हम स्टार्स को देखें, जहां पे हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखें, जो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उन सबको हम अपनी आंखों से देख सके। अपनी आंखों से देखने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो इन सारे इक्विपमेंट को एक जगह जब रखा जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। एक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जहां पे साइंटिस्ट सब कुछ देखते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। आर्कीव का मतलब होता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को रखना, आर्कीव में वो होता है। एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब उसके लिए एस्ट्रोनॉमी का यूज किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार, प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडीज एक इक्विपाइड करके दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्वेटरी होगा। बोल रहा है कि सी टाइड द बेल्ट टाइटली अराउंड हर। अब देखो, वेस्ट का मतलब होता है समय को बर्बाद करना, वेस्ट बोल सकते हो, वेस्टिंग टाइम बोलते हो। वेस्ट का मतलब इन जरा कचरा मान के चलो, ठीक है, कचरा। एक वेस्ट का मतलब ये डायरेक्शन बतलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये वेस्ट का मतलब कमर होता है, ये वेस्ट का मतलब कमर होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये वेस्ट का मतलब कमर होता है, और बेल्ट को टाइटली कर लिया गया, बेल्ट को टाइट से बांध लिया गया, तो वेस्ट कमर के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि द सोल्जर्स डाइड दियर कंट्री। अब जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने देश के लिए मरते, तो फॉर पर्पस बताता है, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। द सोल्जर्स डाइड फॉर दियर कंट्री, यहाँ पे गलती है, डाइड फॉर दियर कंट्री होगा यहाँ पे। द सोल्जर्स डाइड फॉर दियर कंट्री, इस वाले पार्ट में नहीं। आगे देखिए, बोल रहा है कि द हाउस इज क्लीन्ड बाई हर एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ये जो सेंटेंस है, पैसिव वॉइस इसमें हमको देखना है, पैसिव वॉइस। द हाउस इज क्लीन्ड बाई हर एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ध्यान से देखिए, द हाउस इज क्लीन्ड बाई हर एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। सेंटेंस जो है प्रेजेंट में दिया गया है, यहाँ पे हैड बीन गलती है, पास्ट के बारे में शो कर रहा है। सी क्लीन्स द हाउस एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, सी हैज क्लीन्ड, ये सेंटेंस में गलती है। यहाँ पे इज क्लीन्ड दिया गया है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी कि सी क्लीन्स द हाउस एवरी मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट। आगे देखिए, मेक द एंटोनिम ऑफ द, एंटोनिम होगा, क्या मतलब होगा? कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है, जिसका मतलब क्रिएट होता है, बिल्ड होता है ना, ये होता है कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब। तो इसका एंटोनिम्स होगा, तो एंटोनिम्स इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो भी मान के चलिए। हाइड यहाँ पे छिपाना है, यहाँ पे डी होगा। हाइड का छिपाना आफ्टर कुछ नहीं, और क्रिएट का मतलब बनाना होता है। आगे देखिए, बोल रहा है कि ही टोल्ड दैट व्हेन दे हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट,
है ना। अब देखिए यहाँ पे ही टोल्ड डैट, देखो अब इसको चेंज किया गया है, सेड को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, यहाँ पे सेड, यहाँ पे सेड, यहाँ पे सेड, यहाँ पे सेड, सब जगह। अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड हो, अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड हो जो कंजंक्शन का काम करता है, डब्ल्यू एच वर्ड अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है तो वही इनडायरेक्ट स्पीच में भी कंजंक्शन का काम करता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग वेन को ही कंजक्शन बना लेंगे, ठीक है, वेन को ही कंजक्शन बना लेंगे। और दे और बी का कंफ्यूजन होता है अगर वो सब बराबर है। यहाँ पे देखो सब में वी का यूज किया गया तो यहाँ पे भी वी होगा। हैड रिच्ड दिया गया है, यहाँ पे हैव रिच्ड है, वर रिचिंग है, और वी रिच स्टेशन है। ही सेड अगर वी रिच करते हो तो यहाँ पे हैड वाले सेंटेंस में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। बर रिचिंग गलत हो जाएगा, है ना। तो हैड रिच्ड दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हम जाएंगे, तो V2 हमको हमारा जो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो ही सेड व्हेन वी रिच्ड द स्टेशन, तो हैड रिच्ड वाले सेंटेंस से वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, व्हाट इज द प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स कॉल्ड। एक ऐसा स्थान जहां पे रखा जाता है बंदूकों को, गनों को, उन सब कुछ चीजों को रखा जाता है, तो उसके लिए उस स्थान को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनल बोला जाता है उसको। एक ऐसा स्थान जहां पे बंदूकों को रखा जाता है उसको हम लोग आर्सेनल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, लाइब्रेरी मतलब जहां पे किताबें रहती हैं, और गैलरी मतलब गलियारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनल यहाँ पे सही हो जाएगा, जहां पे वेपन्स को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, उसको हम लोग आर्सेनल बोलते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है कि द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई दिया गया है सेंटेंस में। ये सेंटेंस जो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, ये एग्जाम में आया था, है ना। अगर जबरदस्ती इसको सही किया गया है ऑप्शन नंबर ए विद करके। इन जनरल अगर व्यक्ति आंख से अंधा हो तो उसके लिए हम लोग इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अ मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, यहाँ पे ऑफ ना होके इन होगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द हॉल इज बीइंग डेकोरेटेड, इज बीइंग डेकोरेटेड दिया गया है, इसका साफ सा मतलब है कि जो सेंटेंस होगा वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा। द स्टाफ आर डेकोरेटिंग, इज डेकोरेटेड गलत है, हैज गलत, गलत, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर आवाज, मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर आवाज, ठीक है। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर आवाज। ब्लाइंड का मतलब गंजा बोल सकते हो। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। ऑब्नॉक्सियस डिस्गस्टिंग जो घिनौना हो। मेलिफ्लुअस का मतलब मधुर, तो डलसेट का मतलब स्वीट और मीठा भी होता है और मधुर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे सेड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट। अब देखो, दे सेड, दे टोल्ड, टोल्ड सब में चेंज किया, कंजंक्शन डैट का यूज किया गया सब में। दे हैड है, दे हैड है ना, अ वेरी गुड हैबिट। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे दे है, यहाँ पे वी है, दे है, वी हैव है, और वी हैड है। दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, इस ये जो सेंटेंस दिया गया है तुम्हारा, यहाँ पे जो एक हैड यूज किया गया है, एक हैड पोजीशन को दिखलाने के लिए यूज किया गया है, और दूसरा जो हैड है उसको यूज किया गया वर्ब के फॉर्मेशन में। यहाँ की इस सेंटेंस में दो हैड का यूज होगा। अब डबल हेड का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस गलत है। एक हेड जो है पोजीशन को दिखलाने के लिए यूज हुआ है, और दूसरा जो हेड है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। दे हैड टोल्ड दैट वी हैड अ वेरी गुड हैबिट। आगे देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंसेस, सीक्वेंस में इसको बैठाना है। अब देखिए, सीधा साधा 2 4 1 4 दिया गया, यहाँ पे कहीं पे भी ही दिया गया, ही एक प्रोनाउन है, उससे पहले नाउन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे। वर्कड एज अ साइंटिस्ट एट इसरो फॉर 40 ईयर्स, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्कड एज अ साइंटिस्ट एट इसरो फॉर 40 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस का शुरुआत करेगा। अब हमको देखना है कि 2 नहीं कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, 2 नंबर होगा या फिर 3 नंबर होगा। अब देखो, ही केम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन, जब उन्होंने इसरो में एक साइंटिस्ट के रूप में 40 साल काम किया, तब उन्हें लोग जाने एक मिसाइल मैन के रूप में। तो 4 के बाद 2 का यूज करो, 4 के बाद 2, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, ये जो कुछ दिया गया है एक पैसेज है, पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे।
बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड इन इंपॉर्टेंस सिंस गवर्नमेंट्स एंड एनजीओस have realized that the locals are the vital guardians of the environment। बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है इसकी महत्वपूर्णता जो है बढ़ गई है। और कब से बढ़ी है? जब से सरकारों और एनजीओस का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यह एहसास हो गया है कि इस इन्वायरमेंट के लिए लोकल जो होते हैं, वहां के रहने वाले जो लोग होते हैं, वही महत्वपूर्ण होते हैं। बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर्स, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति पे जबरदस्ती किसी चीज को थोपना। मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर्स एंड जनरेट इनकम फ्रॉम इको टूरिज्म, उसको और कहा जाए कि तुम उस चीज से पैसे को कमाओ, है ना। यहाँ पे पढ़िए कि टॉप डाउन ऑर्डर सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स रिक्रूट विलेजर्स टू प्रोटेक्ट थ्रेटेंड स्पीसीज। जो स्पीसीज खत्म होने के कगार पे है तो उन विलेजर्स को हम लोग रिक्रूट करते हैं ताकि वो इकोसिस्टम में आके, ताकि वो इको टूरिज्म में आकर वो अपने पैसे को जनरेट कर सके। इस पैराग्राफ का इतना मतलब है। वो रहा कि इन अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, और अफ्रीका और एशिया के दूसरे पार्ट्स में जो कम्युनिटी रेंजर्स होते हैं, कम्युनिटी रेंजर्स जो होते हैं उन्हें सिखाया जाता है ट्रैकिंग और फर्स्ट एड, और उन्हें सिखाया जाता है ट्रैकिंग और उन्हें साथ में सिखाया जाता है फर्स्ट एड के बारे में, जो प्राथमिक जो उपचार होता है वो। वाइल वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट्स आउट ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वहां वहां पे जो वोमेन्स होते हैं वो जंगलों से, यानी कि वन्य जीव से वो हैंडीक्राफ्ट से बने हुए चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। बोल रहा है कि दिस प्रोग्राम्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट पोचिंग बट ऑल्सो क्रिएट ऑनरशिप एंड प्राइड इन द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं ये ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये बल्कि अवैध जो शिकार होता है उससे भी रोकने का काम करते हैं और खुद को एक ऑनरशिप और खुद में एक ऐसा अनुभव दिलाते हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस करता है। देयर आर स्टिल ऑब्स्टेकल्स, कई सारे बाधाएं अभी भी उपलब्ध हैं। हाउएवर, लेकिन हालांकि लो फंडिंग लेवल्स ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेन लैंड यूज राइट्स कैन अंडू सक्सेस। जहां पे जो यूज हो रहा है लो फंडिंग लेवल, जहां पे कम पैसों को दिया जाता है, कम कैपिटल दिया जाता है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके कारण, और साथ में जो अनसर्टेन लैंड यूज है, इसके कारण जो सफलता है वो उसमें धीमी हो जाती है। अब ध्यान से समझिए, पहला बोला कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है ये इसका इंपॉर्टेंस तब से बढ़ गया है जब से गवर्नमेंट और एनजीओस ने यह महसूस होने लगा है कि इसके संरक्षक वही लोग हैं जो वहां पे जो लोकल लोग वहां पे रहते हैं। उसके बोल रहा है कि इन सब के लिए ना कि उन पे जोर लगाया जाए, ना कि उन पर थोपा जाए जबरदस्ती कि आप ये काम करो, और इन सब को सफल करने के लिए विलेजर्स के, यानी कि गांव के जो लोग होते हैं उन्हें रिक्रूट किया जा रहा है ताकि जो खत्म होने के कगार पे जो थ्रेटेंड जो स्पीसीज है उन्हें बचाया जा सके और वो अपने कुछ पैसे को भी जनरेट इनकम फ्रॉम द इको टूरिज्म। उसके बाद बोल रहा है कि एशिया और अफ्रीका के जो कम्युनिटी रेंजर्स उन्हें सिखाया जाता है ट्रैकिंग और साथ में सिखाया जाता है फर्स्ट एड, while women's organization produce handicrafts out of sustainable forest products। और वहीं जो महिलाएं होती है उन्हें वो जंगल से हैंडक्राफ्ट से बने हुए जो चीज होते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, और ये बहुत ही लाभदायक हैं एक तरह से। अब क्यों लाभदायक है भाई? तो अवैध शिकारों को इसने रोकता है, ऑनरशिप एंड प्राइड वो आपको महसूस करवाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। कुछ जो प्रॉब्लम्स है, कुछ जो ऑब्स्टेकल्स है अभी भी मौजूद है, जैसे लो फंडिंग लेवल्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेन यूज ऑफ अंडू सक्सेस, जो इनकी सफलताओं में बाधा बनता है। कंटिन्यूड डायलॉग बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स शेयरिंग मैकेनिज्म। और इन सब को जब अगर हम लोग निरंतर बनाए रखते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो इक्विटेबल बेनिफिट्स शेयरिंग होता है उन दोनों के बीच में, इनमें इस मैकेनिज्म जो होता है, ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही इसेंशियल हो गया है और हमें ये गारंटी देता है कि जो कंजर्वेशन जो आउटकम है आर डायरेक्टेड टू द कम्युनिटी वेलबिंग। ये एक पैसेज है, एग्जाम में हमें पैसेज को हिंदी नहीं करना होता है, हमें उसे इंग्लिश पैसेज को ही समझना होता है। यहाँ पे बस करके बस बतला रहे हैं, अगर आप करने बैठे तो टाइम खत्म हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करते करते आपको इंग्लिश में ही सारी चीजों को समझना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। अगर आप पैसेज ढंग से पढ़ेंगे,
पैसेज को पॉज करके उसको ढंग से पढ़ना है ना, तब आपको क्लियरली ज्यादा समझ में आएगा। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, क्रिटिसाइज द इको टूरिज्म फॉर द हार्मिंग वाइल्ड लाइफ। क्या उसे क्रिटिसाइज करना है जो इको टूरिज्म फॉर्म को हार्मिंग करता है? नहीं, ये गलत बात है। बोला डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन। उसके बाद बोला एक्सप्लेन हाउ द पोचर्स ऑपरेट। ये तो किया गया है लेकिन ये पूरी तरह से एग्जैक्ट सही नहीं, इसका प्राइमरी फोकस क्या है। फिर बोल रहा है कि एडवोकेट फॉर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट, ये भी नहीं होगा। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कम्युनिटीज, समुदाय के लोगों का इस कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण में क्या काम है वो बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट फ्रेज टॉप डाउन रेगुलेशंस, इसका मोस्टली क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है कि पॉलिसी इंपोज्ड बाय द हायर अथॉरिटीज, जो बड़े लोगों के द्वारा, जो बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो छोटे लोगों पे थोपने का काम करते हैं। तो वही इसका सिमिलर मीनिंग पूछ रहा था, तो टॉप डाउन रेगुलेशंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी इंपोज्ड बाय हायर अथॉरिटीज। आगे देखिए बोल रहा है कि विच चैलेंजेस इज नॉट मेंशन्ड आर अफेक्टिंग, इसमें से ये जो पैसेज पढ़ा आपने तो इसमें किस चीज का चर्चा नहीं किया गया वो बोल रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसकी चर्चा की गई है। इन इनएडिक्वेट फंडिंग, लो जो कैपिटल बताया गया था वो भी इसमें था। क्लाइमेट चेंज का चर्चा इस पैसेज में नहीं किया गया है। अनक्लियर लैंड यूज राइट, इसके बारे में बताया गया था कि जो लैंड यूज हो रहा है तो उस चीज के कारण भी बाधा बन रही है इस बायोडाइवर्सिटी में। तो क्लाइमेट चेंज इस सेंटेंस का सही आंसर है। आगे देखिए बोल रहा है कि वह द टोन ऑफ द पैसेज इज द बेस्ट डिसे, इसमें क्या है? पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। इस सेंटेंस में ये जो पैसेज हमने पढ़ा अभी, इसमें कहीं भी निराशावादी की चर्चा नहीं की गई है। जब आप पढ़ेंगे तब आगे इसे देखिए, ये जो पूरा पैसेज है इसमें कहीं भी निराशावादी की चर्चा नहीं की गई है। ये बस बतलाना चाहता है कि उसमें कैसे बाधा और इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, प्रमोशनल, ये किसी भी चीज को प्रमोट करने का काम नहीं कर रहा है। सरकेस्टिक का व्यंग्यात्मक होता है, ये भी बिल्कुल नहीं है, व्यंग भी नहीं कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, बस इसको बतलाने का काम कर रहा है। आगे देखिए एक अगला पैसेज और है, बोल रहा है कि गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर द पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। बोल रहा है कि जो अच्छे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हैं, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, अर्बन का मतलब शहर होता है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी जो उनकी जो स्थिरता होती है उनको बनाए रखने के लिए अब क्या होता है, बसेज होते हैं, बसेस को चलाए जाते हैं, ट्रैम्स को चलाया जाता है, मेट्रो लाइन्स बिछाई जाती है, और ये क्या करते हैं, मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट कि बिग ग्रुप्स ऑफ पैसेंजर्स, एक बार में कई सारे पैसेंजर्स होते हैं जिनको ले जाने का काम करते हैं, विदाउट रिलाइंग सो मच ऑन प्राइवेट कार्स एंड देयर फॉर एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक स्नरल्स एंड इमिशन। अब ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि किसी भी शहर के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा वो चीज जरूरी है एक अच्छा ट्रैफिक हो। ट्रैफिक सिस्टम अगर उस शहर का अच्छा है तो कभी वो ट्रैफिक लगेगा नहीं, ट्रैफिक होगा ही नहीं। अगर उसके लिए ट्रैफिक अच्छा करने के लिए हमें कुछ ट्रांसपोर्ट चलाने होंगे तो उसलिए वहां पे बस चल रहे हैं, बसेस हैं, ट्रेन है, ट्राम्स हैं, तो उस पे जो बहुत सारे ग्रुप के जो भीड़ होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं, इसके कारण हमें ट्रैफिक को फेस नहीं करना पड़ता है। इस वाले जो पैसेज था इसमें यही बोला गया था। बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड फेयर अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रेवल, बोल रहा है कि एकीकृत जो फेयर जो चलाए गए हैं, जो मोड ऑफ ट्रेवल्स होते हैं, ये इसको और ही आसान कर देते हैं। वन टिकट कुड पे फॉर बस, एक ऐसा एक ही टिकट जो पे करता है बस के लिए, ट्रेन के लिए एंड बाइक शेयर ट्रेवल के लिए। स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सक्लूसिव लेन्स एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग ऑल्सो मेक्स
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर द पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। बोल रहा है कि अच्छे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं वो शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? बसेस होते हैं, ट्राम्स होते हैं, मेट्रो लाइंस होती हैं, जिनको जो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये लोगों को मदद करते हैं। कैन ट्रांस कैन ट्रांसपोर्ट बिग ग्रुप्स ऑफ पैसेंजर्स विदाउट रिलाइंग सो मच ऑन प्राइवेट कार्स एंड देयरफॉर एलिमिनेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स एंड इमिशन। जो अगर हम इन चीजों का यूज करते हैं, अगर इनको मीडियम बनाते हैं, ये मोड ऑफ जो ट्रेवल है अगर इनका यूज करते हैं, तब हमें क्या होता है कि एक ट्रैफिक में हम नहीं फंसते हैं, है ना। अगर इनसे चले जाते हैं तो रोड पे उतना ट्रैफिक जैम नहीं होता है, इसलिए वो उसके बारे में बता रहा है। और बोल रहा है कि इन इंटीग्रेटेड फेयर्स अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रेवल, एकीकृत जो एक ही टिकट के लिए जब हम पे करते हैं तो इसे और भी उसे आसान बना देता है। और मूव अराउंड one ticket could pay for bus, trains, bike shares and travel. So spending money on exclusive lanes and priorities signaling also makes them faster and more dependable. अगर एक ही चीज के लिए हम पे करते तो उसे सिग्नलिंग करने में उसे और भी तेज और भी डिपेंडेबल बनाता है। Nonetheless, constructing and retaining such infrastructure requires capital and long term vision. इस प्रकार की चीजों को करने के लिए हमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ही बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और हमारा जो विजन होना चाहिए वो दूर का होना चाहिए, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं। इक्विटी इश्यूज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इक्विटी इश्यूज होते हैं जिसमें वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। लो इनकम कम्युनिटीज, कम पैसे वाले जो समुदाय होते हैं, अलॉन्ग विद कमर्शियल हब्स, और उनके साथ साथ जो कमर्शियल हब्स होते हैं, ताकि सभी लोगों को, ऑल सिटीजन हैव अ बेनिफिट, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो, है ना। फाइनली व्हेन properly planned public transportation promotes economic efficiency, social mobility and cleaner city। अगर इन सब को हम लोग करते हैं तो इकोनॉमिक इफिशियंसी के लिए वो इंपॉर्टेंट है और सोशल मोबिलिटी के लिए भी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या था? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज आउटडेटेड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आउटडेटेड है? नहीं, गलत है। हमें पैसेजेस बनाते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन को देखना ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बिना पूरा पैसेज पढ़े हुए भी हम लोग उसको टिक कर सकते हैं, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट इन रोड्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इज मोर प्रैक्टिकल। प्राइवेट व्हीकल्स के तो रोकने के बारे में बात कर रहा है। अगर प्राइवेट व्हीकल्स ज्यादा होगा तो उससे ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज, ये बिल्कुल सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली बेनिफिशियल फॉर टूरिस्ट। सिर्फ टूरिस्ट के बारे में थोड़ी बात करना है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। आगे देखिए, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम, बोल रहा है कि क्रिएट अ फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन बनाना इसका काम है? नहीं। बोल रहा है कि मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रेवल मोड्स ऑफ इजियर। बोला है कि इंटीग्रेटेड जब एक बार में पैसे को पे करते हैं तो आसानी से हम स्विच कर सकते हैं हर एक चीजों में। आर ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल गलत बात है। इनकरेज यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे देखिए, बोल रहा है कि एज पर पैसेज व्हाट इज नीडेड द मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई सफिशिएंट फंडिंग की जरूरत है, वहां पे लो कैपिटल हमको दे रहा था। मिनिमल रेगुलेशन गलत है। फ्रीक्वेंट टेक अपडेट, ये भी गलत है। हायर टैक्सेस, टैक्स ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा दिक्कत होगा। सफिशिएंट फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आगे बोल रहा है कि हाउ डज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? बाई कीपिंग फेयर हाई, पैसे को बढ़ा देंगे जब किराए को, तो होगा? नहीं होगा, गलत है। बाई फोकसिंग ओनली ऑन कमर्शियल जोन, कमर्शियल जोन में सिर्फ फोकस नहीं करना। बाई ऑफरिंग फ्री राइड्स, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द कनेक्टिंग लो इनकम कम्युनिटीज विद वेल्दी एरियाज। आगे बढ़ रहा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ये जो कुछ भी आपने देखा, स्पेक्टिकल का मतलब संदेही होता है, नहीं होगा। नेचुरल था नहीं, एग्रेसिव था नहीं, एनालिटिकल एंड सपोर्टिव था। ये सोचने वाली बात थी और इसको सपोर्ट करना था हमें। कुछ सम क्वेश्चंस और है, इसको देख लेते हैं। ये क्लोज टेस्ट है ना। बोल रहा है क्लोज टेस्ट बनाना है तो पहले हमको समझना होगा कि इसको बनाते कैसे हैं। ये जो फिलअप्स आते हैं एग्जाम्स में, सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देख के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल लाइज नॉट इन इट्स इमीडिएट सर्टेनिटी बट इन द डायलेक्टिकल मोमेंट of becoming
consciousness in its pursuit of the knowledge initially assumes that is the object is something external and independent, yet through the labor of experience it discovers that is the object is not truly separate but by consciousness itself. अब बाय कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इस सेंटेंस में दिया गया है। यहां तक पहला ऑप्शन है, पढ़ा पूरा जाता है, हम एक बार देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया गया। यूज द अप्रोप्रिएट फॉर ऑफ द वर्ड्स कंप्लीट द सेंटेंस। मेडिएटिंग है, मेडिएटेड है, मेडिएट्स है और हैज मेडिएटेड है। अब सेंटेंस में आप देखिए कि ये जो काम किया गया है किसी के द्वारा, है ना, जब किसी के द्वारा किया गया है तब हम इसको आगे फिल करेंगे। द अपेरेंट डुअलिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज द sublated in the dialectic, revealing that the knowledge is not the passive receptions of the external truth but the active process in which consciousness shapes and its own reality. The moment of the unfolds through the series of the contradictions in which each stage of the consciousness and believing itself to have attaining the certainty encounters its own adequacy है। The master slave dialectics exemplifies this self consciousness seeks the recognition from another yet is asserting the dominance over it in the other, paradoxically itself one freedom। आगे पढ़ लो एक बार। The master is reducing the slave to the mere instrument, deprives himself of the fully realized recognition. Meanwhile, the slave, through the labor and self-transformation, attains a deep awareness of the autonomy, demonstrating that the freedom to give in the achieved through the negation. उसके बाद है spirit emerges the recognition. This conflicts not a static substance but the dynamic process self-realizations unfold historically, manifesting itself instruments and culture and philosophy and gradually moving towards the absolute knowing. The historical progression is not linear but the dialectical, driven by the negotiation of the old forms and the emergence of the new ones. जब भी पैसेज को पढ़ोगे एग्जाम में अगर आएगा तो इसको वन गो में पूरा पढ़ना है, ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को देखना है ना। अब वहां पे हिंदी करने मत बैठना, प्रैक्टिस करते करते ही होगा। अगर हिंदी ज्यादा करोगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, कभी सिलेक्शन तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो कुछ भी दिया गया उसी को पढ़ना और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टैकल करने का काम करना। यहां पे बोल रहा है कि यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर द वर्ब कंप्लीट द सेंटेंस। ध्यान से देखो, यहां पे वो काम किसी डूअर के द्वारा कराया गया है, तो हमको जो सेंटेंस में यूज करना है, मेडिएटिंग है, मेडिएट है, मेडिएट है। सेंटेंस में वो काम कराया गया किसी डूअर के द्वारा, और जब काम कराया गया है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेडिएटेड का, ऑप्शन नंबर बी। मेडिएटिंग एक वर्ब का फॉर्म है ना, मेडिएट सिंगुलर वर्ब का फॉर्म है, हैज मेडिएटेड भी वर्ब का ही फॉर्म है। आगे बोल रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंस। आगे देखो ऑप्शन नंबर 2, यहां देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या फिलअप्स करना है। बोल रहा है कि शेप्स दिया गया है और एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो एक ही जैसे वर्ड को कंबाइन करने का काम करता है। अगर वो नाउन है तो नाउन को कंबाइन करने का काम करेगा, है ना। अगर वो कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को कंबाइन करने का काम करेगा। शेप्स यहां पे दिया गया है। यहां देखो बोल रहा है कि शेप्स दिया गया तो ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं है, इंटरप्ट करने का काम नहीं करना है, डिसअब्यूज यानी कि संदेह और गाली गलौज वाला बात नहीं है, इंटरप्ट नहीं करना है। तो यहां पे ट्रांसफॉर्म्स हो जाएगा, शेप्स को बदलना हो जाएगा उसका। आगे देखो यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब अंडरमाइन। सेंटेंस में एक पॉजिटिव है और उसके बाद जो कुछ भी यूज किया गया है वो सिंगुलर फॉर्म में उसको दिखलाना। पैराडॉक्सिकली इट ऑन फ्रीडम दिया गया है, इट ऑन फ्रीडम दिया गया है, इसलिए हम वहां पे यूज करेंगे आगे अंडरमाइंस हो जाएगा। यहां पे जो कुछ भी यूज करेंगे अंडरमाइन हो जाएगा। सेंटेंस जो प्रेजेंट में है, वर अंडरमाइन होगा नहीं, अंडरमाइंड होगा नहीं और आर अंडरमाइनिंग नहीं होगा। आगे बोल रहा है कि चौथा नंबर यील्ड है, इसको देखिए फोर्थ वाले में क्या फिल करना है। आगे बोल रहा है कि बट द अचीव थ्रू द निगेशन एंड निगेशन है ना। यहां पे देखो दैट द फ्रीडम इज नॉट गिवन बट अचीव थ्रू द निगेशन। जब ये एक जो पैसेज तुम्हारा दिया गया, जब हम प्राप्त करना होता है फ्रीडम और आजादी, तो ऐसे ही नहीं फ्रीडम और आजादी प्राप्त किया जाता है, उसके लिए हमें सब कुछ निछावर करना पड़ता है।
तो अपने प्राण को भी त्यागना पड़ता है कई बार। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे आगे बोल रहा है। तो यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन करने की कोई सी बात नहीं है, किसी चीज को जांचना नहीं है, डिचैटमेंट अलग नहीं करना है, रिट्रैक्टमेंट उसको प्रत्यारोपण नहीं करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यील्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक लास्ट ऑप्शन है, इसको बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन ऑफ द 5। 5 नंबर में जो आइडेंटिफाई दिया गया है, जो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्रोनाउन, किधर है प्रोनाउन भाई? प्रोनाउन 5 नंबर में यहाँ पे मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ जो दिया गया, ये कौन सा प्रोनाउन है? इटसेल्फ जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, यही पूछ रहा है सेंटेंस में। ठीक है, ये जो दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे शायद छूट गया है इटसेल्फ, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये जो क्लास था टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ा फास्ट करके भी किया गया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हमारा ये चैनल है ग्रोथ फ्यूचर एकेडमी, आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के इसको बहुत बड़ा करना है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।